एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए। निर्धन थे जो गरीब अब धनवान बन गए, निर्धन थे जो गरीब अब धनवान बन गए। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के परिचय कराने जा रहे हैं जिस व्यक्ति की उम्र अब 62 वर्ष है, जिन्होंने सामाजिक जीवन की शुरुआत 1980 में की। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती में केवल 5 परिवार थे और गुजरात का वो हिस्सा जिसे दक्षिण गुजरात कहा जाता है, दक्षिण गुजरात का वो हिस्सा है जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, गुजरात से जुड़ा हुआ है और वो पूरा विस्तार पहाड़ों से और बंजर क्षेत्रों से, बंजर भूमि से जुड़ा हुआ है, जहाँ आदिवासियों की बस्ती है। ऐसे आदिवासी क्षेत्र में पावर स्टेशन में अपनी जॉब शुरू करने के बाद दक्षिण गुजरात में जहाँ बाबा साहब के विचारों का नामो निशान नहीं था, बुद्ध के विचारों का नामो निशान नहीं था, ऐसे विचारों से भी बंजर और उपज से भी बंजर भूमि में जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों का बीज बोया, उनमें से एक रमेश पवार जी हैं। रमेश पवार जी कलाकार हैं, वो गायक हैं, लोकगीत लिखते हैं, वे उनके सुर ताल पे गाते हैं और अपने गायकी के कारण और अपने कार्य के कारण दक्षिण गुजरात में सबसे बड़ा नाम रमेश पवार का हो चुका है। मैंने कई उनके संगीत प्रोग्राम देखे हैं, बहुत प्रभावी गायन शैली है उनकी। तो आज हम रमेश पवार जी से बात करेंगे कि रमेश जी, आप बताइए कि आपने पहला प्रोग्राम कहाँ किया? पहला प्रोग्राम मैंने उकाई में किया, जो आदिवासी विस्तार है, जहाँ बाबा साहब को लोग जानते नहीं थे, दर्शक मित्रों जानते नहीं थे बाबा साहब को। वैसे एरिया में हमने सोचा कि यहाँ बाबा साहब की जयंती निकलनी चाहिए, बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार इस एरिया में फैलने चाहिए। तो कुछ लोग जमा हुए, 2-4 लोग जमा हुए और सबने सोचा कि भाई ठीक है, हम 5 लोग हैं तो 5 लोग मिलकर बाबा साहब की जयंती निकालते हैं। तो 1980 में हमने ये विचार सोनगढ़ तालुका के भीमपुरा गांव में रखे और आज पूरा सोनगढ़ तालुका बुद्ध के विचारों से भरा पड़ा हुआ है। तो ये बाबा साहब के और बुद्ध की देन है कि जो उनके विचारों की वजह से आज लोगों तक बुद्ध और बाबा साहब के विचार पहुंच रहे हैं। उसका एक माध्यम हमको मिला 1981-82 में, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, उसकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने की वहाँ। और उस सोसाइटी के स्थापना के वजह से बुद्ध और बाबा साहब के जो विचार है वो हम लोगों तक पहुँचे और हम लोगों के द्वारा वहाँ का जो विस्तार है, वहाँ आज घर घर में बुद्ध के और बाबा साहब के विचार हम पहुँचाने में कामयाब हुए। बहुत अच्छे दर्शक मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण के बाद महाराष्ट्र में जैसे अज्ञान का और क्रांति का और सामाजिक कार्य का अंधेरा छा गया। हर कोई निराश था, उनके विरोधी निराश थे, सवर्ण निराश थे, ब्राह्मणवादी VHP जिसे कहते हिंदू महापरिषद के लोग निराश थे। विरोधी भी ऐसे समझदार थे कि वे जानते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके कल्याण के लिए, उसके सर्वहितों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे हैं। और बहुत ही गहन लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब ने विचारों की लड़ी और इसलिए उनके निर्वाण के बाद विश्व हिंदू परिषद, RSS और जितने भी मनुवादी संगठन जिसे हम कहते हैं या हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता अपने आप को समझकर जो संगठन चल रहे, उनके नेताओं में भी निराशा थी। इतना जबरदस्त प्रतिद्वंदी वो गवा चुके थे और महाराष्ट्र का एक एक व्यक्ति आंसू बहा रहा था, अब उनका नेता नहीं रहा था। तो बहुत बड़े महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, उनके कार्यों का परिचय कराना ज़रूरी था। इसलिए रमेश पवार जैसे अनेक कवि, जिसमें
वामन कर्डक दादा सबसे महान कवि, गायक, लेखक, चिंतक माने जाते हैं और सभी गायक उन्हीं को अपना गुरु स्वीकार करते। प्रताप सिंह बोंदड़े, मिलिंद सिद्धे और ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ। इन कवियों ने अपने विचारों को गीतों में कलमबद्ध किया और अपनी गायकी के हुनर से जलसा, गायन पार्टी, म्यूजिकल पार्टी के माध्यम से गांव-गांव में गीत गाकर इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को जागरूक करने का काम किया। इसलिए समता समानता की लड़ाई में इन महाराष्ट्र के कवि गायकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। यही बात रमेश पवार जी ने हमको कही कि दक्षिण गुजरात का उकाई सोनगढ़ विस्तार, जो आदिवासी की भूमि, जहाँ बाबा साहब बुद्ध के विचार पहुँचे नहीं थे, उन्होंने किस तरह से वह डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की शुरुआत की, बुद्ध जयंती की शुरुआत की और अपने गीतों के माध्यम से सोनगढ़, उकाई, व्यारा इस विस्तार में जन जन तक बाबा साहब के विचार, गुजरात जागरूक है, बुद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो रमेश जी, आप ऐसा कोई वामन कर्डक का या आपके पसंद का कोई गीत तो हमारे दर्शक को जी समझाइए, सुनाइए। एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वामन दादा कर मेरे 5 सभाओं के भाषण और आपका एक गीत जितना असर करता है उतने मेरे 5 सभाओं के भाषण भी असर नहीं कर सकते जितना कि आपका एक ही गीत लोगों के ऊपर इतना प्रभाव डालता है। तो ये जो गीत की शैली है वामन दादा कर्डक की, वो बहुत महान है, हमारे आदर्श है वामन दादा कर्डक। तो एक थोड़ी सी झलक में वामन दादा कर्डक एक गीत। भीमा तुझा मताचे, भीमा तुझा मताचे, जर 5 लोक असते, भीमा तुझा मताचे, जर 5 लोक असते, तलवारीच्या तयाचे, तलवारीच्या तयाचे, न्यारेच टोक असते, भीमा तुझ्या मताचे, जर 5 लोक असते। वामन दादा कहते हैं कि बाबा साहब के मत के, यानी कि बाबा साहब के विचारों के सिर्फ 5 लोग भी अगर होते तो उनकी वाणी में, करने में, रहने में, हर चीज में कुछ अलग ही अंदाज होता उनका। आज हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब के विचारों के ऊपर हम चलते नहीं, बुद्ध के विचारों के ऊपर हम चलते नहीं। तो वामन दादा कर्डक अपने गीत में यही बोलते हैं कि जैसे हम भीम की वाणी, बुद्ध की वाणी बोलते हैं, उस वाणी का ऊपर हमें चलना चाहिए, उसकी वो वाणी का अमल हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अच्छा रमेश जी, अभी आपने गीत गाया था कि भीम से मिला हमको सब कुछ का, ऐसा कुछ गीत अभी शुरू में गाया था, हिंदी गीत था। तो आज जो कुछ भी शूद्र अतिशूद्र भटकते घूमक्कड़ लोग और छोटी मोटी ओबीसी जाति, अम्बेडकर इन शूद्रों को आरक्षण देने के लिए निकले थे, तब इन्हीं शूद्रों को गांधी एंड पार्टी ने भड़काया, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाए और इनको रिजर्वेशन से वंचित रखा। तब ये अपने पाटिल होने का, अपने कुनबी होने का, मराठा होने का बड़ा अहंकार करते थे। आज बाबा साहब की कही हुई बात कि आज तुम्हारे पास 20 बीघा ज़मीन है, 2 बच्चे, 10-10 हो गए उनके 2-2 बच्चे, ये ज़मीन के टुकड़े होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास ज़मीन नहीं होगी, आप किसी और के खेतों पे मजदूरी करेंगे और आपके बच्चे नौकरी के लिए तरसेंगे। वही समय बाबा साहब ने कहा था वो आया और आज मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है। तो इन शूद्र अतिशूद्र भटकते रखड़ते लोगों को वाणी स्वतंत्रता और सर्व क्षेत्र में समान अधिकार दिलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और उस पर आपका एक गीत अभी आपने बोला था कि जो कुछ मिला भीम तुमसे मिला, हाँ, तो वो गीत जरा हमारे दर्शक सुनाना चाहेंगे। साथियों, 6000 के आसपास जाति है इस देश में, भारत में। इस 6000 जाति को बाबा साहब ने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। उस समय बाबा साहब ने SC ST OBC के जो माध्यम से
बाबा साहब ने हर जाति को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो ओबीसी में भी आने की जाति है, मराठे भी ओबीसी में आते हैं। उस समय बाबा साहब ने सभी को बंधारण के हिसाब से अपना अपना एसी को उनका लाभ मिलना चाहिए, एसटी को उनका लाभ मिलना चाहिए, ओबीसी को उनका लाभ मिलना चाहिए। तब बाबा साहब ने ओबीसी को आरक्षण दिया तो कुछ ओबीसी के ही लोग बाबा साहब के विरोध में खड़े हो गए थे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारे पास 400 500 एकड़ जमीन है, हमको आरक्षण की क्या जरूरत है। तो आज उनको पता चल रहा है कि बाबा साहब ने कितना महान काम उस समय किया था कि जो बिना लड़े बिना सोचे हमें बाबा साहब ने बंधारणीय अधिकार दिलवाया था। तो आज हमारे पास जो कुछ भी है, जो आना आरक्षण के वजह से आज लोग आगे आए हैं या खुद की मेहनत की वजह से लोग आगे आए हैं, जो हमारे पास आज जो कुछ भी है वो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब। तो इसके लिए मैं एक गाने के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए। निर्धन थे जो गरीब अब धनवान बन गए, निर्धन थे जो गरीब अब धनवान बन गए। एक संगठन बना के उनके साथ चलने से, वाह वाह वाह, एक संगठन बना के उनके साथ चलने से जिनको नहीं था बल वो बलवान बन गए, जिनको नहीं था बल वो बलवान बन गए। तो दर्शकों, ये थे उकाई सोनगढ़ दक्षिण गुजरात के रमेश पवार जी। अभी उन्होंने भी बाबा साहब ने क्या किया था और कैसे ओबीसी एससी यानी जो अपने आप को सवर्ण मान कर बैठे थे, है शूद्र थे शूद्र, लेकिन अब भी अपने आप को सवर्ण मानते हैं और है शूद्र अतिशूद्र। तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए ये आरक्षण से वंचित रहे और आज भी ये आरक्षण मांग रहे हैं। तो ये राणे जी के कहने के अनुसार हम 96 कोड़ी है, यानी 96 प्रकार की जातियां एक वर्ग बना 96 कोड़ी मराठों का। दूसरा कुणबी मराठा, गुजराती में कनबी मराठा बोलते, कुणबी मराठा यानी 2 वर्ग बन गए। इससे पता चलता है कि मराठों में अगर 96 जातियां है और अगर कुणबी जाति अलग है, देश पांडे अलग है, ये सारे अलग है, तो किस तरह से मनोवाद ने समाज को खंड खंड करके विभाजित किया है। बाबा साहब ने खंड खंड हुए लोगों को, विभाजित हुए लोगों को संगठित होकर इस देश में समता समानता की स्थापना करने के लिए कहा है, संगठित होकर संघर्ष करके इस देश की सत्ता अपने हाथ में कब्जे करने के लिए कहा है। और अगर सत्ता बहुजन समाज के हाथ में आती है, मूल निवासी समाज के हाथ में आती है, शूद्र अतिशूद्र समाज के हाथ में आती है, तो शूद्र अतिशूद्र समाज को इस तरह से रोड पर बैठकर आरक्षण की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाना कहाँ है और आज भी समाज कहाँ जा रहा है, और केवल जातिवाद का जहर इतना खतरनाक है साथियों कि आदमी जमीन में दफन हो जाता है तब तक वो जातिवाद का जहर उसे छोड़ता नहीं है। इसलिए रमेश पवार जैसे कवि लोग जातिवाद से मुक्त हो जाए, अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाए, रात दिन मेहनत करते हैं, नौकरियां करते, अपना परिवार संभालते हुए अपने गीतों के माध्यम से इस बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। तो हम DPR चैनल के माध्यम से आज बड़ौदा की मुलाकात लेने वाले रमेश पवार जी का अभिनंदन व्यक्त करते हैं, और आप अपने शहर से अपने गीतों के रिकॉर्डिंग हमें भेजिए ताकि हम दर्शकों के पास भेजेंगे। धन्यवाद।